भागते भागते मैं उस सुनसान जगह से बहुत दूर निकल आई थी, पर अब भी अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। मुझे खुद को इस बदबख्त साए से महफूज रखना था, जिसने मेरी पूरी जिंदगी स्याह कर दी थी। मेरी खूबसूरती ही मेरी जान का पपाल बन गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है। कदमों की कपकपाहट रूह पर लरजदारी कर रही थी। सन्नाटे में गूंजती हवाओं की आवाज़ें भी परगरा गुजर रही थीं। मैंने तो छोटी उम्र से ही दुख बर्दाश्त किए थे, पर अब जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था, वह सब कुछ बर्दाश्त करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। मैं आगे बढ़ते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं वह मेरे पीछे ना आ जाए। यह बात ही मेरी रूह कब्ज करने के लिए काफ़ी थी कि रात के इस अंधेरे में मैं अकेली तन्हा मारी मार फिर रही थी। कोई सहारा भी मैसर ना था कि अपना दुख बयान कर पाती। आंसू सारों के तार मेरी आंखों से बह रहे थे। खौफ पूरे वजूद पर तारी था। मुझे एक ऐसी गलती की सज़ा मिल रही थी जो मैंने की ही नहीं थी। मेरे लिए तो ज़िंदगी ही अज़ाब बनकर रह गई थी। मैंने कितनी बार कोशिश की थी कि सब पहले की तरह ठीक हो जाए, पर शायद किस्मत मेरी बर्बादी तय कर चुकी थी। जो आज मैं इस मकाम पर खड़ी हुई थी, हर तरफ से मायूसी ही मिली थी मुझे। पर यह वक्त खुद को दोष देने का नहीं था, बल्कि हिम्मत से हालात का मुकाबला करने का था। जो कुछ हो चुका था उसको बदला नहीं जा सकता था, पर जो आगे होने वाला था उसके लिए बेहतर तदबीर की जा सकती थी। यही सोचकर मैंने इतना खतरनाक कदम उठाया था। मैं तन तन्हा रात के अंधेरे में घर से चोरी छुपे निकल आई थी। मुझे किसी भी तरह इस रात से पर्दा उठाना था, ताकि मैं इस जहरीले साए से अपना पीछा छुड़ा सकूं, जिसने मेरी जिंदगी अजीर करती थी। मुझे सांस लेने में भी घुटन महसूस होने लगी थी। मैं कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत खो चुकी थी। आखिर क्या ताल्लुक था मेरा इस जगह से, और इन ख्वाबों से क्यों नजर आने लगी थी मुझे वह चीज़ें जो हकीकत में मौजूद ही ना थीं। अगर मैं यह बात किसी को बताती तो लोग मुझे पागल ही समझने लगते। इसी के चलते मैं खामोश ही रही, क्योंकि इसी में मेरी बेहतरी थी। मैं किसी को भी अपनी वजह से परेशानी में मुब्तला नहीं करना चाहती थी, पर मेरे ख्वाब मुझे किसी एक पल भी चैन ना लेने देते थे। मानो कि मैं इन्हीं ख्वाबों में आधी जिंदगी गुजार चुकी थी। बचपन से मैंने अपनी माँ के आंचल तले बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारी थी, पर जब से इनका साया मेरी जिंदगी से रुखसत हुआ था, मेरी पूरी कायनात ही उजड़ गई थी। कहने को तो आज भी मेरे पास रिश्तों की कमी न थी, पर एक माँ के जाने से मेरे दिल की दुनिया वैरान हो गई थी। बड़ी मुश्किलों से ही जाने वालों पर सब्र आता है। अभी तो मैं अपनी माँ का गम ही न भूली थी कि यह एक और कयामत मुझ पर टूट पड़ी थी। कम उम्र में इतना बड़ा खसा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं चाहती थी कि सब ठीक हो जाए, पर सब कुछ मेरी सोच के बरक्स हो रहा था। शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, और मेरे अभी कई इम्तिहान बाकी थे। मुझे भी रिश्तों की कसौटी से गुजरकर आगे बढ़ना था। डर के मारे मेरी पेशानी पर पसीने की नन्ही बूंदें नमूद होने लगी थीं। आंखों के सामने बार बार वही मंजर चल रहा था जो रूह कब्ज करने वाला था। मेरे लिए तो जैसे सारे रास्ते बंद हो गए थे। मैं इर्द गिर्द देखती एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई। थकन पूरे वजूद पर सवार थी। अब तो रो रो कर आंखें भी दुख चुकी थीं। आखिर मेरे साथ यह सब कुछ क्यों हो रहा था? क्या खता थी मेरी, जिसके इवज़ मुझे इतना बड़ा हर्जाना अदा करना पड़ रहा था? मैंने तो कभी किसी के बारे में गलत ना सोचा था, फिर जिंदगी मेरे साथ इतना बड़ा खेल क्यों खेल रही थी? क्यों मुझे एक पल का भी सुकून मैसर नहीं था? तकदीर का लिखा भी मेरे लिए निराला साबित हो रहा था, जिससे मैं इस वक्त समझने से कासिर थी। इतना सब कुछ मेरी जिंदगी में कुछ वक्त में हो गया था कि मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी। करती भी कैसे? यह कोई मामूली बात ना थी। सब कुछ रेत की मानिंद हाथ से फिसलता महसूस हो रहा था, और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तमाशाई हों की तरह अपनी जिंदगी की बर्बादी पर मातम गुना थी। मैं एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ पर बेटियों को फूल से भी नाजुक समझा जाता था, और आज मैं दर दर की खाक चांदी किसी फ़कीर की मानिंद अपना दामन फैलाए खड़ी थी कि मेरी मुराद मेरी झोली में डाल दी जाए। पर शायद अभी मेरी दुआओं की कबूलियत में तार थी। इसी वजह से मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा था।
लेकिन मुझे अपने रब पर पूरा एतबार था, जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। वह कभी भी मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा कि मेरी पूरी ज़िंदगी दाँव पर लग जाए और मेरे अपनों के लिए वबाले जान बन जाए। मैं शिद्दत से दुआ को थी कि रब कोई वसीला बनाए और मेरे तमाम खसारे एक पल में मदम बढ़ जाए। मैंने जो कुछ सहा, सब्र के साथ मुझे इसका सिला अपने रब के कुर्ब में हासिल हो जाए और मेरी बाकी की ज़िंदगी पुरसुकून अंदाज में गुजर सके। मेरी वजह से किसी को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। मैं जानती थी कि जो कुछ हो चुका है वो ना काबिले तलाफ़ी है, पर मुझे आगे के लिए बेहतरी की तैयारी करनी थी। मेरा नाम सवेरा है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। हम 2 बहनें थीं, जबकि भाई हमारा एक ही था। भाई हम दोनों बहनों से छोटा था, इसलिए ना सिर्फ वो अम्मा अब्बा का लाडला था, बल्कि हम दोनों बहनों की भी उसमें जान बसती थी और सभी घर वाले उससे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। जैसे ही पढ़ाई मुकम्मल हुई थी, अम्मा अब्बा ने रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। खानदान में बहुत सारे रिश्ते थे जो मेरे लिए रिश्ता लेकर आ चुके थे, लेकिन ना तो अम्मा उन रिश्तों पर राजी थी और ना ही अब्बा का कुछ इरादा बन रहा था, क्योंकि शुरू से ही मैंने ऐसा देखा था कि रिश्तेदारों से हमारी कुछ बनती नहीं थी। इसके पीछे वजह वही लोग थे। छोटी छोटी बात पर तनकीद करना तो जैसे उनका मामूल था। ऐसे में मेरी अम्मा कभी भी बेटियों में से किसी भी बेटी को किसी ऐसे घर में नहीं भेज सकती थी जिन्होंने हमें हमारे माँ बाप के घर होते हुए भी हमेशा तनकीद का निशाना बनाया था। ऐसे में अगर हम उनके घर ब्याह कर चली जाती तो उन लोगों का रवैया हमारे साथ कैसा होता। अम्मा तो यह सोच कर ही घबरा जाती थी, इसलिए उन्होंने अब्बा से पहले ही साफ कह दिया था कि अब्बा जहाँ चाहे अपने बच्चों के रिश्ते कर सकते हैं, उन्हें कोई तराज नहीं होता। लेकिन अम्मा कभी भी अब्बा के रिश्तेदारों में किसी की भी शादी करने के लिए राजी नहीं होंगी और वक्त गुजरने के साथ मेरे अब्बा को भी यह बात समझ आ गई थी कि उनके रिश्तेदार जिस कदर अच्छे बनकर हमारे सामने आते थे, इस कदर अच्छे थे नहीं। और जैसे ही उनकी हकीकत खुलकर सामने आई थी, तो अब्बा ने भी इस बात का इरादा कर लिया था कि वह इनसे कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। और फिर इसी तरह से अम्मा ने रिश्ते वाली खाला को रिश्ता तलाश करने पर लगा दिया था। थोड़े ही दिनों में खाला ने एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता बताया। वह लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन हमारी ही तरह दरमियानी तबके के थे और घर में ज़्यादा अफराद भी न थे। छोटी सी फैमिली थी और बहुत ही अच्छे लोग थे। अम्मा अब्बा को तो पहली नज़र में ही लड़का बहुत अच्छा लगा था, इसलिए उन्होंने 1-2 मर्तबा मिलने के बाद ही फैसला कर लिया था। मैंने लड़के की तस्वीर देख रखी थी, देखने में वो खूबसूरत था और वैसे भी लड़के में कोई ऐसी खराबी नहीं थी जिसकी वजह से मैं इनकार करती। अम्मा अब्बा ने कुछ सोचकर ही फैसला किया होगा, इसलिए मैंने हाँ कर दी थी और मेरा रिश्ता तय हो गया था। जैसे ही शादी तय हो गई थी, तो उसके बाद इमरान से मेरी थोड़ी बहुत बात होती थी। बातों से ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो एक अच्छे इंसान है। अच्छी सोच रखने वाले उनकी एक बहन थी जो उनसे काफ़ी साल बड़ी थी, लेकिन इतनी छोटी भी न थी। 1617 साल की थी, अपने भाई से तकरीबन कोई 5 साल छोटी थी और अम्मा को भी यही बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी कि वो लड़की देखने में बहुत ही मासूम थी और बहुत कम बोलने वाली थी। ऐसे में ससुराल में मुझे कोई तंग करने वाला नहीं होगा। अम्मा को तो मेरी नन बहुत ही पसंद आई थी और वह हर वक्त घर में उसी की तारीफ़ें करती थीं कि वह लड़की बहुत ही चुप रहने वाली और सादा मिजाज है। ऐसे में मैं उस घर में आराम से रह सकूंगी, जबकि मेरी सास भी रवैये से बहुत अच्छी खातून लगती थी। ससुर का तो पहले ही इंतकाल हो गया था। घर में 3 लोग थे और तीनों ही अच्छे थे, इसलिए अम्मा अब्बा ने इस रिश्ते के लिए फ़ौरन हाँ कर दी थी और शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। हर चीज़ अम्मा अब्बा ने मेरी पसंद से ली थी और किसी चीज़ में कोई कमी नहीं रहने दी थी, जबकि मैंने ससुराल वालों से इस बात पर बिल्कुल भी दबाव नहीं दिया था कि मैं जहेज़ में सारा सामान लेकर जाऊं। ये मेरी अम्मा अब्बा की अपनी खुशी थी कि उन्होंने मुझे ना सिर्फ ज़रूरत की हर चीज़ देकर रुखसत किया था, बल्कि मेरी पसंद की और हर वो चीज़ दी थी जो वो मुझे दे सकते थे। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई थी। मेरी सास और मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखते थे
और उन्होंने कभी भी मुझे किसी बात पर रोक टोक नहीं की थी। मेरी सास तो मुझे अपनी बेटियों की तरह समझती थी। इस घर में आए हुए और मेरी शादी को 1 हफ्ता गुजर गया था। इसी 1 हफ्ते में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरी नंद किस मिजाज की है। अम्मा ने उसके बारे में ठीक अंदाज़ा लगाया था। वह लड़की वाकई में किसी के काम में कोई मुताखुरीनने के लिए भी कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और मेरी सास कमरे में ही उसके लिए खाना ले जाती। न वह किसी से बात करती थी, न वह घर से बाहर निकलती थी और न ही कभी उसकी कोई सहेली उससे मिलने के लिए आई थी। जबकि मैं उसकी उम्र की जब होती थी तो मेरी बहुत सारी मोहल्ले में सहेलियां थीं। मैं तो एक लम्हे के लिए भी घर में सुकून से नहीं बैठती थी। कभी मैं अपनी सहेलियों के घर पहुंच जाती तो कभी वो मेरे घर आकर डेरा जमा ले देती थी। मुझे यही लगा कि शायद इसकी तबीयत खराब होगी, इसलिए वह ज़्यादा बात नहीं करती। लेकिन वक्त गुजरने के साथ मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कुछ तो ऐसा था जो कि अजीब था। मेरी नंद किसी और से तो क्या घर में मुझसे भी बात नहीं करती थी। मैं बस जो बात उससे पूछती, खामोशी से उसका जवाब देकर कमरे में चली जाती। यहाँ तक कि वह अपने भाई से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी, जबकि बहनें तो अपने भाइयों की बहुत लाडलिंग, और जब खास तौर पर बहनें छोटी हो तो भाइयों में उनकी जान बसती है और वह अपने भाइयों को तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। लेकिन मेरी नंद ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत ही खामोश रहने वाली और चुप चुप रहने वाली थी। वह सिर्फ मेरी सास से ही बात करती थी। मैं तो उसकी आवाज़ भी बहुत कम सुनती थी। देखने में वह बहुत ही खूबसूरत थी। इस कदर खूबसूरत लड़की मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। जब मैं अपनी सास से इस बारे में पूछती तो वह यही कहती कि उनकी बेटी बहुत मासूम है, उसे दुनिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, और जैसा कि वह इस कदर खूबसूरत है इसलिए वह उसे घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देती कि कहीं कोई उसकी खूबसूरती और मासूमियत का फ़ायदा ना उठाए। इसलिए वह ज़्यादा घर में ही रहती है। बचपन से ही उसे घर से बाहर निकलने की आदत नहीं, इसीलिए घर में रहकर उसे घर में रहने की आदत हो गई है। इसलिए ना तो वह बाहर के लोगों से ज़्यादा मिलती जुलती है और ना ही किसी से ज़्यादा बात करती है। मैंने भी उनकी इस बात को सच मान लिया था और मज़ीद कोई सवाल नहीं किया था। लेकिन फिर एक ऐसी बात इस घर में होने लगी थी जिसने मुझे काफ़ी हैरान किया था और तज उसमें डाल दिया था। जैसे ही मगरिब की अजान हुई थी तो मेरी सास फौरन से मेरी नंद को लेकर कमरे में बंद हो जाती और काफ़ी देर तक वह कमरे से बाहर ना निकलती थी। और उसके बाद मेरी सास खुद तो बाहर आ जाती थी, लेकिन मेरी नंद वह कमरे में ही मौजूद रहती थी। सबसे पहले वह बाहर नहीं निकलती थी और तकरीबन रोज़ रात को ही उसके कमरे से उसके शोर की आवाज़ें आती थीं और कभी कभार बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म की आवाज़ें आती थीं। मैं अपनी सास से पूछ रही थी तो वह ये कहती कि उनकी बेटी रात को ख्वाब में डर जाती है, जबकि मेरा शौहर इस बारे में कोई बात नहीं करता था। मैं इससे से कुछ भी पूछती तो वो मुझे यह कहकर खामोश करवा देता कि वह सारा दिन घर से बाहर रहता है। ऐसे में उसे नहीं मालूम कि घर में क्या कुछ होता है और मुझे भी इस मामले में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप पर और उसके ऊपर तवज्जो दूं। बाकी घर में किसके साथ क्या हो रहा है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं इस चीज़ को जानने की ज़्यादा कोशिश करूं। मेरा शौहर जिस अजीब से लहजे में मुझे जवाब देता था, मैं सुनकर बहुत हैरान हो गई थी। पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और ना ही कभी उसने मुझसे इस तरह से बात की थी, लेकिन अपनी बहन के नाम पर इसका यह रवैया बहुत अजीब था और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगी थी। एक दिन इसी तरह से मेरा शौहर अपने काम से गया हुआ था, जबकि मेरी सास वो भी घर पर मौजूद नहीं थी। वह किसी हमसाए के घर किसी काम से गई थी और मेरे पास यह अच्छा मौका था कि मैं अपनी नंद से इस बारे में पूछ सकती कि आखिर उसके साथ क्या मसला था। तब तक तो मुझे यही लगा था कि उसके साथ कोई ज़हनी मसला है, जिसकी वजह से न वो किसी से बात करती है, न कहीं जाती है और खामोश रहती है। और रात को उसका डर जाना भी ऐसी ही चीज़ों को ज़ाहिर करता था। और क्योंकि वह इस कदर खूबसूरत थी, मुमकिन था कि ज़िंदगी में कभी उसके साथ कोई बुरा हादसा हुआ हो। इसीलिए इसी सच को जानने के लिए उस दिन मैं उसके कमरे में पहुंच गई थी। जैसे ही मैं कमरे में पहुंची तो मैंने हर जगह तलाश किया,
लेकिन मेरी नंद तो वहाँ कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। मैं हैरान और परेशान थी, क्योंकि वो तो अक्सर अपने कमरे में ही होती थी। मैंने पूरा घर जान लिया, लेकिन वो लड़की मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने ना सिर्फ घर में देखा, बल्कि घर की छत पर जाकर भी देखा, लेकिन मेरी नंद तो घर पर मौजूद ही नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा सकती है। उसे ज़मीन खा गई थी या आसमान निकल गया था। वह तो घर से बाहर निकलती ही नहीं थी, और वैसे भी मेरी सास अकेली घर से मेरे सामने जा रही थी, और मेरा शौहर तो सुबह ही अपने काम पर चला गया था। ये लड़की कहाँ चली गई थी? आखिरकार थक हार कर मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। थोड़ी ही देर बाद बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने जाकर देखा तो मेरी सांस वापस आ गई थी। मैंने फौरन से उन्हें बताया था कि मासूमा घर पर मौजूद नहीं है। जैसे ही मैंने यह बात कही तो मेरी सांस का रंग उड़ गया। उनके चेहरे पर मैं परेशानीवाज तौर पर देख सकती थी। उन्होंने मुझे एक तरफ किया और यही कहा कि वह अपने कमरे में होगी। उन्होंने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन जब मैंने उनसे यह बात कही थी तो एक लम्हे के लिए उनका रंग उठ गया था। इसका मतलब यह था कि वह भी इस राज को जानती थी। यकीनन इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी जो वो मुझे नहीं बताना चाहती थी। मैंने उनसे दोबारा यही बात की कि वह घर में कहीं नहीं है। मैंने उसे पूरे घर में तलाश किया है। तो मेरी सास ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि उनकी बेटी भला कहाँ जा सकती है, वह घर में ही होगी, अपने कमरे में होगी। जब मैं उनके साथ गई उन्हें यह दिखाने के लिए कि वह कमरे में मौजूद नहीं है, तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि मासूमा सामने ही अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं, शायद वह सो रही थी। मेरी सास ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगी कि उनकी बेटी तो घर में ही मौजूद है, और जैसे वह उसे सोता हुआ छोड़कर गई थी, वह वैसे ही सो रही है। मैंने ख्वाब मख में ही पूरे घर में शोर मचाया हुआ है। मुझे अपनी आंखों देखी पर भरोसा नहीं हो रहा था। अभी 5 मिनट पहले ही तो मैंने पूरा घर देखा था, और इस कमरे में तो जाने मैं कितनी मर्तबा जा चुकी थी, लेकिन यह लड़की यहाँ मौजूद न थी। तो फिर अचानक से यह कहाँ से आ गई, जबकि दरवाज़ा तो अभी मैंने खोला था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोच सोच कर मेरे सर में दर्द होने लगा था। जो भी था, मुझे यह बात समझ आ गई थी कि जो ज़रूर इस घर में कोई ऐसा राज छुपा हुआ था जो मैं नहीं जानती थी। मेरी सास और मेरी नंद मुझसे कुछ छुपा रही थी। यकीनन इस सब के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह थी। कोई ऐसा राज था जो मुझसे छुपाया जा रहा था। और यह सारी चीज़ें जितनी साफ और सीधी दिखाई देती थीं, इतनी बिल्कुल भी नहीं थी मेरी सास, जो यह कहती थी कि उनकी बेटी मासूम है, इसी वजह से डरती है कि घर से बाहर नहीं निकलती। यकीनन वो मासूम थी, लेकिन उसके घर से ना निकलने के पीछे कोई और ही वजह थी, और इस तरह से उसका घर से गायब हो जाना और फिर घर में कमरे से ही मिलना, यह बहुत हैरान कर देने वाली बात थी, जबकि मेरा शौहर तो मेरी ऐसी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं अपने अम्मा के घर मिलने के लिए गई तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए खामोश हो गई। यह सोचकर कि यह मेरे ससुराल का मामला है और मुझे इस तरह से अपने घर में जाकर यह बात नहीं करनी चाहिए। घर से तो मैं अम्मा को यह बात बताने के लिए ही गई थी, लेकिन फिर अपने ससुराल का मामला सोचते हुए मैं खामोश हो गई कि अगर मेरी सास तक यह बात पहुंच गई तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें बुरा लगे। मैं उनकी बेटी की बातें अपने घर में जाकर करती हूँ, और वो जो इतनी अनायत और इतनी मोहब्बत से मेरे साथ अब तक पेश आ रही थी, कहीं उनका रवैया मेरे साथ बदल ना जाए, यही बात सोचते हुए मैंने यह बात किसी से नहीं की थी और अपने घर वापस आ गई थी। लेकिन दिन बदन मेरा तज बढ़ता जा रहा था और मैं इस राज्य को जानना चाहती थी, मगर लाख कोशिशों के बाद भी मैं इसमें कामयाब नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी सास मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार न थी, और मेरी नंद, उससे तो कुछ भी पूछना फजूल था। वो तो सारी बातें खामोशी से सुनती थी, लेकिन किसी बात बात का जवाब नहीं देती थी। मेरी नंद उम्र में अभी छोटी थी, वह तकरीबन 17 बरस की थी, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों की जल्दी शादियाँ तय करती जाती हैं। मेरी अम्मा को तो मेरी नंद पहले दिन से ही बहुत पसंद थी, और वह उसकी बहुत तारीफ़ें करती थी। मेरे भाई के लिए वह ऐसी ही लड़की चाहती थी, क्योंकि खामोश रहने वाली हो और मासूम हो, क्योंकि मेरा एक ही भाई था
और अम्मा बहुत सोच समझकर उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला करना चाहती थीं कि कहीं कोई ऐसी लड़की उनके घर ना आ जाए जो उनके घर को और उनके घर की खुशियों को ख़त्म कर दे। जबकि अपने भाई की नज़र में मैं भी अपनी नन के लिए पसंदी की देख चुकी थी। मेरा भाई मासूमा को पसंद करता था, मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आता तो बहाने बहाने से वो उसका पूछता था। मैंने उसे सब कुछ बता दिया था क्योंकि मैं उसकी नज़र में पहले ही उसके लिए मोहब्बत देख चुकी थी। इसलिए मैंने यह सोचकर अपने भाई को अपनी नन के बारे में सब कुछ बताया था कि वह अभी सोच समझकर फैसला करे। लेकिन मेरे भाई को किसी बात पर कोई ऐतराज़ नहीं था। उसने यही कहा था कि वह सब कुछ ठीक कर देगा और अपनी मोहब्बत से उस लड़की को बिल्कुल बदल देगा, उसके डर को ख़त्म कर देगा और हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। मुझे अपनी नंद से कोई जाति मसला तो बिल्कुल भी नहीं था। वो वाकई में मासूम और अच्छी लड़की थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उसके माज़ में कोई बहुत बड़ा राजस है और इसीलिए जब तक मैं इस राज को नहीं जान लेती थी, मैं अपने भाई का रिश्ता कैसे उसके साथ तय होने दे सकती थी। लेकिन मेरी अम्मा ने फिर रिश्ता तय करने में बहुत जल्दी की थी। थोड़े ही दिनों बाद वह मेरे भाई का रिश्ता लेकर हमारे घर पहुंच गई थी, जबकि मुझे इस बात का इल्म ही नहीं था कि वह किस मकसद से यहाँ आए हैं। मैं तो उनके मुंह से यह बात सुनकर हैरान थी। पहले उन्होंने एक मर्तबा मुझसे इस बात का जिक्र किया था और मैंने उनसे फ़िलहाल खामोश रहने के लिए कहा था। इस वक्त तो वह खामोश हो गई थी, लेकिन अब अचानक से रिश्ता लेकर घर आ गई थी। रिश्ते की बात सुनते ही मेरी सास परेशान हो गई और उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया था। इनकार की वजह हमें समझ नहीं आई थी, जबकि मेरा भाई देखने में खूबसूरत था, पढ़ा लिखा था और अब तो उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी और सबसे बढ़कर कि वह उससे मोहब्बत करता है और उसकी हर कमी के बावजूद उसे अपनाने के लिए तैयार था। लेकिन मेरी सास ने रिश्ते से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि अब अभी उनकी बेटी बहुत छोटी है, अभी वह इस बारे में कुछ नहीं सोचे। हम लोगों को शादी की जल्दी नहीं थी, लेकिन मेरी अम्मा बस रिश्ता पक्का करना चाहती थी। मगर मेरी सास ने सोचने के लिए वक्त मांगा था, जबकि मेरी अम्मा और मेरे घर वाले वापस चले गए थे। मुझे इस बात से बुरा लगा था, लेकिन मैं खामोश हो गई थी। आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? मेरे भाई में कोई ऐसी कमी ना थी जिसकी वजह से उसे इनकार किया जाता। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि ज़रूर मेरी नन के साथ कोई ऐसा मसला था जिसकी वजह से मेरी सास ने इस रिश्ते से इनकार किया था। और मैंने सोच लिया था कि मुझे कैसे भी करके इस राज को हर हाल में जानना है। कुछ दिन इसी तरह से गुजरे थे, जब एक दिन वो हुआ जो हमें से किसी ने सोचा भी नहीं था। मेरी सास, जो बिल्कुल ठीक थी, अचानक से ही उनका इंतकाल हो गया। यह सदमा सब घर वालों के लिए बहुत बड़ा था और सबसे बढ़कर मेरी नन के लिए सबसे बड़ा बड़ा सदमा था, क्योंकि वह हर वक्त अपनी माँ के साथ रहती थी। लेकिन जाने वालों को कौन रोक सकता है। मेरी सास के इंतकाल के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैं बहुत कोशिश करती थी कि अपनी नन के साथ वक्त गुजारूं और उसे सदमे से बाहर निकालूं, लेकिन वह लड़की ना तो मुझसे कोई बात करती थी और ना ही अपने अंदर का दुख मुझे बताती थी। मेरी सास के इंतकाल को एक हफ्ता गुजरा था, जब एक दिन रात को मुझे शदीद प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली, तो मैं यह देखकर हैरान हो गई कि मेरी नन, जो कि काली चादर अपने ऊपर डाले घर के दरवाजे के पास खड़ी इधर उधर देख रही थी कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा, और उसने खामोशी से घर का दरवाज़ा खोला था और घर से बाहर निकल गई थी। मैं हैरत से यह सब देख रही थी। मैंने फ़ौरन से ही कमरे में जाकर अपने शौहर को जगाया था कि उसकी बहन घर से बाहर निकल गई है। अब तो मुझे उस पर शक होने लगा था कि हम जो उस लड़की को बहुत मासूम समझते थे, वह बिल्कुल भी मासूम नहीं थी। जाने वह रात को घर से बाहर किससे मिलने के लिए गई थी। मैं तो अपने शौहर से साफ कह दिया था कि वह अपनी बहन का कोई बंदोबस्त करे, कहीं ऐसा ना हो कि हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़े। और ऐसी लड़की को तो मैं अपनी भाभी बिल्कुल नहीं बनाना चाहती थी। मैं इतनी बात कही थी कि मेरे शौहर को मेरी बात सुनकर गुस्सा आ गया, लेकिन मेरी बात गलत न थी। अगली सुबह जब मैंने देखा तो मेरी नंद घर पर ही मौजूद थी, लेकिन मुझे इस लड़की पर बहुत गुस्सा था।
सारी कहानी मेरे सामने खुल गई थी। यकीनन वह इतने अरसे से इस घर में रहने वाले हर फर्द को बेवकूफ़ बना रही थी। सबके सामने मासूम होने का ड्रामा करती थी। लेकिन हकीकत में उस लड़की की असलियत मुझे मालूम हो गई थी। वह सबको धोखा दे रही थी और रात के अंधेरे में सबसे छुपकर घर से बाहर जाने किससे मिलने के लिए जाती थी। पहले तो मैं अपने शौहर की वजह से खामोश थी, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मैं ज़्यादा दिनों तक खामोश नहीं रहूंगी।